नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि हमारे एग्जाम्स के अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे रीट एग्जाम है और सेकंड ग्रेड सामने है, चतुर्थ श्रेणी के भी एग्जाम्स हैं। तो इन सभी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम एक नई सौगात आप लोगों के सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहे हैं। जनरल इंग्लिश जो इसमें बेसिक्स चीजें होती हैं उनको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के सामने रखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि लगभग आप हर एग्जाम में आप यहाँ से प्रश्नों को पाएंगे। तो जुड़िए आपका एकलव्य क्लासेस में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर पहली दफा इंग्लिश की क्लासेस में स्वागत है। और इस स्वागत की कड़ी में हम पहली बार आपके सामने एक टॉपिक जो कि आपका जाना पहचाना टॉपिक है, आप 6th क्लास से लेकर के अब तक पढ़ते आ रहे होंगे। हो सकता है आप पारंगत हो सकता है आप कहीं कमजोर भी हो। तो आपके सामने चलो शुरू करते हैं और इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। दोस्तों, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है, अभी रिसेंटली जो आरपीएससी का एक एग्जाम हुआ है फर्स्ट ग्रेड वाला, उस फर्स्ट ग्रेड वाले एग्जाम में भी कुछ ऐसे प्रश्न आर्टिकल से रिलेटेड पूछे गए थे जो कि हमारे लिए तो बड़े आसान थे, लेकिन जो आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको थोड़े से टफ नजर आए थे जब बच्चों के हमारे सामने प्रश्न आए थे कि सर इसमें ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान तभी हो पाता है जब हम किसी भी टॉपिक को अंदरूनी तरीके से पढ़ते हैं। फिलहाल हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पर छोटा सा एक ब्रीफली टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जुड़िए और एक बार फिर से आपका एकलव्य क्लासेस में स्वागत है। और इंग्लिश सब्जेक्ट की इस कड़ी में हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि हमारा आर्टिकल बेस्ड रहेगा। दोस्तों, आपके सामने ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में एक प्रश्न आपके सामने रखा है हमने जो कि आर्टिकल के ऊपर आधारित है। सबसे पहली चीज ये है कि देखो, डायरेक्ट अगर हम प्रश्न करने बैठ जाते हैं तो अगर आप या तो एक्सपर्ट होने चाहिए या मैं तो चलो हूं आपके सामने जैसे, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते हो। लेकिन हम आंसर दें उससे पहले कि जो इसका नेचर है आर्टिकल का, वो नेचर हमें समझ लेना चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, आंसर को पढ़ने से पहले हमें आर्टिकल का जो नेचर है वो पढ़ लेना चाहिए। जैसा कि मेरा तरीका है, कई बुक्स में मिलता नहीं है, तो बेसिक सी चीज है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल जो चीज है वो होती क्या है। सिंपली इसका एक डेफिनेशन है कि यह या तो किसी भी नाउन को आइडेंटिफाइड करने में हमें मदद करता है या फिर उस आर्टिकल के डेफिनेट है या नहीं, इस चीज को डिफाइन करने भी हमारे लिए मददगार साबित होता है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे सामने ये आती है कि आर्टिकल किसके पहले आता है या किसके पहले यूज किया जा सकता है। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये नाउन के पहले यूज किया जाता है। सिर्फ एकमात्र ऐसी चीज होगी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे सामने, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें नाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है सिर्फ इसी के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। या यूं कहे, कई बार नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आता है तो एडजेक्टिव के पहले भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है नाउन के साथ एडजेक्टिव है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन से पहले यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ आर्टिकल आ सकता है, लेकिन अगर सिर्फ और एडजेक्टिव है तो नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इट मींस नाउन का होना जरूरी है। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं। कई बार एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी आती है, तो ऐसा नहीं कि एडवर्ब के लिए आर्टिकल आता है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आएगा, इसके आगे कितने ही शब्द हो। बेसिक सी चीज तो ये है। अगर और बात करें हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल में जो नाउन होते हैं, ये नाउन जो होते हैं, ये जो नाउन होते हैं दोस्तों, आर्टिकल को यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं।
तो आर्टिकल आपके सामने ए होता है, एन होता है, द होता है, या फिर नो आर्टिकल, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जब हम डिफाइन करते हैं तो मेरी नजर में नाउन को मैं काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन हम कह सकते हैं। ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है और काउंटेबल नाउन होता है, सिंपल इसकी डेफिनेशन होती है कि काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होंगे ये होंगे दो प्रकार के, ये सिंगुलर हो सकता है, ये प्लूरल हो सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, बट यदि इसका यूज करते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इसका यूज होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे ये जो सिंगुलर नाउन है, अपने आर्टिकल की दृष्टि से अगर हम सीखते हैं तो या तो सिंगुलर नाउन डेफिनेट होगा या नॉन डेफिनेट होगा, सेम प्लूरल नाउन होगा या तो डेफिनेट होगा या नॉन डेफिनेट होगा। सेम ये जो होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन या तो डेफिनेट होगा या नॉन डेफिनेट होगा। अगर आप इस फ्लो चार्ट को समझ सकते हैं तो आसानी से आप आर्टिकल का यूज करना सीख सकते हैं। अगर हमारा नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है और डेफिनेट है तो उसके पहले हमें द का यूज करना होगा। यदि हमारा नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है लेकिन नॉन डेफिनेट है यानी कि अनिश्चित है, तो उसके आगे या तो ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, या तो ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। वो होगा कैसे, वो अभी हम आगे बात करेंगे, पहले इस चीज को समझें। डेफिनेट होगा तो द का यूज, नॉन डेफिनेट होगा तो ए और एन का यूज। यदि हमारा नाउन प्लूरल है, काउंटेबल है और डेफिनेट है तो उसके पहले द का यूज होगा, और यदि वो नॉन डेफिनेट है तो उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है, हमारा नाउन अनकाउंटेबल है, यदि वह डेफिनेट है तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे, यदि नॉन डेफिनेट है तो उसके पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इस संक्षिप्त रूप से जो मैंने द्वारा इस चार्ट को समझाया गया है, अगर आप समझ पाए हो तो एक चीज समझना, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले भी द का यूज कर सकते हैं, काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले भी द का यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स द कैन बी यूज्ड बिफोर एनी नाउन इफ इट इज डेफिनेट। यदि नाउन डेफिनेट है तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अगर डेफिनेट नहीं है, सिंगुलर नाउन है तो ए और एन का यूज करेंगे। यदि डेफिनेट नहीं है तो प्लूरल नाउन के आगे हम नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, और यदि नाउन अनकाउंटेबल है और नॉन डेफिनेट है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नो आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो एक बेसिक सा चार्ट हमारे सामने, हमारे दिमाग को क्लियर करने के लिए आपके सामने मैंने रखा है। यदि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आप आसानी से किसी भी आर्टिकल के आगे, किसी भी आर्टिकल का किसी भी नाउन के आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक सी चीज है दोस्तों। मैं थोड़ी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन है, इसी चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। भी आपके सामने किसी भी प्रकार के रूल का जिक्र मैंने नहीं किया है। बट अदर्स वरंट विद हिम, ये एक सेंटेंस है और आप देखते हैं यहाँ पर बट है, BUT बट। इट मीन्स यह एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या काम करता है, दो क्लोजेस को या दो उपवाक्यों को या दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। बट आ रहा है, इट मीन्स एक वाक्य इससे पहले आ चुका है जो हमारे सामने नहीं है। एक वाक्य हमारे सामने आ चुका है जो हमारे सामने यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस बट से हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ कोई ना कोई वाक्य छिपा हुआ है, किसी और की भी बात वो पहले कर चुका है। तो अदर्स यानी कि अन्य, दूसरे लोग,
पहले ही किसी की चर्चा हो चुकी है और जब फिर से दोबारा किसी की चर्चा होती है उस संदर्भ में ऐसा एक रूल्स है जो आगे चल करके हम आपको डिस्कस करेंगे। तो उस रूल के माध्यम से यहाँ पर द आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे और उसी तरीके से हमारा जो आंसर है यहाँ पर द करेक्ट हो जाएगा। और उस रूल को भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप बचपन से स्टोरीज पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एक कहानी लिखता हूं मैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज किंग, किंग वॉज हार्ड वर्किंग, किंग वॉज हार्ड वर्किंग। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं एक बेसिक सा रूल आपके सामने रख रहा हूं और इसी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने अभी अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था 24 जून को, उसमें पूछा था कि जब रिपीट होता है कोई भी नाउन, किंग जो हमारा नाउन है ये एक बार पहले आ चुका है और दोबारा ये रिपीट हो रहा है। अगर हमारा नाउन रिपीट होता है तो उस नाउन को डेफिनेट माना जाता है और उसके पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। यदि नाउन का इस्तेमाल निश्चित नहीं है तो उसके पहले ए या एन का इस्तेमाल किया जाता है। ए एन का प्रयोग अभी हम सीखेंगे, ए का प्रयोग कब करते हैं और एन का कब। तो उस हिसाब से फर्स्ट वाले नाउन के पहले ए हमेशा ध्यान रखना है। जब कोई नाउन बार बार रिपीट होता है तो बार बार रिपीट होने पर द का इस्तेमाल होता है, चूंकि वह डेफिनेट बन जाता है। लेकिन नाउन यदि पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके कोई भी ऐसा शब्द नहीं है कि वो उसको डेफिनेट शो कर रहा हो, तो उसके पहले या तो एन का इस्तेमाल करेंगे या फिर एन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर द इसका आंसर राइट है, उसी भांति यहाँ इसका आंसर द राइट है। और एग्जाम में अभी हाल ही में 24 जून के दिन जो पेपर हुआ था उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई होप आपको ये जो छोटा सा चार्ट मैंने समझाया है और ये एग्जाम्पल के माध्यम से इसका आंसर आपके सामने रखा है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी बात की हम एक और एग्जाम्पल की चर्चा आपके सामने करते हैं। दोस्तों, एक और सेंटेंस है आपके सामने, He was alone only for few minutes। आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं। देखो, कंपटीशन एक ऐसी चीज है, इस कंपटीशन में यदि आपको एग्जाम्स को फाइट करना होता है तो आपको बेसिक चीजें समझनी होती है। रूल्स तो समझने ही है, लेकिन कई बार रूल्स टकरा जाते हैं। जैसा कि आपने अगर पढ़ा हो फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ये तीन चीजें हैं और तीनों से संबंधित क्वेश्चन में, तीनों से फ्यू हो चाहे ए फ्यू हो चाहे द फ्यू हो, इन तीनों में से किसी न किसी से संबंधित क्वेश्चन 99% चांस होते हैं कि आपके एग्जाम में आता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू, इनका प्रयोग एक तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स में भी किया जाता है। अभी हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्टिकल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। एक फ्यू तो ऐसा होता है जिसके आगे आर्टिकल नहीं आता है, एक फ्यू ऐसा होता है जिसके आगे अ आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, एक फ्यू ऐसा होता है जिसके आगे द आर्टिकल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज समझना कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनका तीनों में आर्टिकल का इस्तेमाल कब करें और कब नहीं करें, एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाता हूं। यदि रेफरेंस दे रखा हो तो फ्यू और द फ्यू की बात बनेगी, और रेफरेंस नहीं दे रखा हो, ओनली सिंगल सेंटेंस दे रखा हो, तो विदाउट एनी डाउट यू मस्ट गो फॉर अ, यू मस्ट गो फॉर अ। यहां का आंसर तो होगा अ, यहां का आंसर जो होगा करेक्ट वो आपका अ। वो अ कैसे होगा देखना, द
sorry. The few friends I have visited my house. एक सेंटेंस ये है, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव विजिटेड माई हाउस. एक सेंटेंस है, अ फ्यू ऑफ देम want to become डॉक्टर्स. और एक और सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, देयर आर many people few consume liquor. A few और द फ्यू तीनों को समझने के लिए संक्षिप्त रूप से हम इन तीनों सेंटेंस को समझेंगे तो क्लियर आपका हो जाएगा. देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस है, देयर आर मेनी पीपल, वहां पर अनेक लोग हैं. अब अनेक लोग हैं, कंज्यूम लिकर. अगर कंज्यूम लिकर की बात करेंगे तो शराब पीने की बात हो रही है. लोग अनेक हैं, नेगेटिव बात है, और नेगेटिव बात को बहुत ही कम लोग होते हैं, नगण्य या बहुत ही कम ऐसे लोग होते होंगे जो उस कार्य को करने की कोशिश करते होंगे. अगर आपको इसके सामने आर्टिकल भरवाओ तो यदि अगर आप फ्यू का इस्तेमाल करते हो तो फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर लोग, और अ फ्यू का मतलब हो जाता है कुछ लोग, और द फ्यू का मतलब होता है जितने हैं उतने सारे. इट मीन्स अगर हम इस फ्यू की बात करते हैं तो अगर इसके आगे अगर आप अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मतलब थोड़ी संख्या ज्यादा हो जाएगी, जबकि ये बात नेगेटिव है, इस हिसाब से इसके आगे सिर्फ और सिर्फ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे. मेरे पास जितने भी दोस्त हैं या मेरे जितने भी दोस्त हैं तो वो सभी मेरा घर विजिट कर चुके हैं. तो इस संदर्भ में हम द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं. मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से कुछ दोस्त डॉक्टर बनना चाहते हैं. एक बेसिक सी बात है कि जितने भी दोस्त हैं वो सभी नहीं, कुछ दोस्त. तो ये अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू का थोड़ा सा डिफरेंस जो यहाँ पर हम कम समय में आपके सामने रख सकें, और इसके आगे भी समय मिलता है तो हम इसको और अच्छे तरीके से आपको डिफाइन कर पाएंगे. फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हमारे अ रहेगा. चलिए दोस्तों, जब आपके सामने दो प्रश्न जो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है समझे, उसके बाद तीसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, बट देयर शैल बी एंड टू इट. तो यहाँ ध्यान देना कि एक बेसिक सी बात हो रही है, एंड है, और एंड का प्रयोग आपको ए और एन का प्रयोग समझना चाहिए. उसके बाद में हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे. आप सभी को पता है ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, लेकिन ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं. ए का यूज हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं, जबकि एन का प्रयोग हम वावल साउंड से पहले करते हैं. एक चीज और विशेष ध्यान देना, अगर ए और एन का यूज सीखना है तो कभी भी आप इंग्लिश के जो साउंड है उनके ऊपर नहीं जाए. यदि उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है. कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे एक यूरोपियन,
ये एक शब्द है। अगर आप इंग्लिश के साउंड के ऊपर जाते हैं तो इंग्लिश में जो वोवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ, यू। हम बेसिकली जो बच्चे गलती कर बैठते हैं वो यही है कि वो यूं पढ़ते हैं कि यदि इंग्लिश के ये पांचों साउंड में से कोई सा भी साउंड इंग्लिश के किसी वर्ड के सामने आता है, किसी नाउन के पहला अक्षर होता है, तो उसके आगे एन का प्रयोग करते हैं। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो इस ई के आगे हम एन का प्रयोग कर लेंगे, जो कि हमारे गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से हम इधर देख सकते हैं कि एक शब्द होता है एयर। यदि जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इन पांच को छोड़ दे तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, तो ये बचे हुए इन पांच के अतिरिक्त जो साउंड होते हैं कॉन्सोनेंट, उनको देख करके यहाँ एच है तो क्या करोगे आप, एक वहां पर कर दोगे। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान देना, यहाँ ये भी गलत है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड हिंदी के अकॉर्डिंग हमें याद करने हैं। जैसे हिंदी में साउंड होते हैं अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनको छोड़कर बाकी जितने भी साउंड्स होते हैं क से लेकर के गे तक, वो सभी हिंदी के व्यंजन साउंड्स का जो पहला जो साउंड निकले, तो यदि ये पहला साउंड निकले तो ए का प्रयोग करेंगे, यदि इनमें से पहला साउंड निकले तो एन का प्रयोग करेंगे। आई होप ये बेसिक चीज समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो क्या है, डीप जो प्रश्न हमारे सामने पूछते हैं, और बेसिकली जैसे यहाँ पर एन एंड है तो एंड इधर आएगा ई एन डी, और इसके सामने ये इसका पहला अक्षर है तो ए इसमें आ रहा है, तो इसके आगे किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का। वैसे ही मैंने यहाँ ए इसलिए क्रॉस किया क्योंकि इसका एच साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ए से शुरुआत होती है, तो इसके लिए यहाँ पर एन का यूज होगा। जबकि यहाँ ई आने की वजह से ई तो साइलेंट रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है यूरोपियन ये से, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होने की वजह से इसके आगे ए का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसका आंसर हमारे सामने हो जाएगा एन। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। That's way we does it। तो सिंपल सा इसका आंसर द है, क्योंकि दैट भी एक कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर सॉरी प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। प्रोनाउन हमेशा इस्तेमाल किया जाता है नाउन के लिए, इसके पहले कोई किस वाक्य है जिसके ऊपर बातचीत चल रही है और उस वे के ऊपर, तो इसका आंसर हमारा द है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। ऑल स्टैंड साइलेंट फॉर लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा ये एक फ्रेज होती है लंबे समय के लिए, अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय। यहाँ पर लॉन्ग टाइम का भी सिंगल नहीं आएगा, हमेशा इसके साथ में अ लॉन्ग टाइम आएगा। जैसे कि अ वाइल, कभी आपको देखे ना शॉर्ट अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, मतलब अ वाइल, उसी बात ही। और चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। He was gone about half an hour। अभी आपके सामने मैंने अभी एग्जाम्पल रखा था कि पहला अक्षर HOUR, अगर हम H को देखते हुए इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे इसको ये हावर, लेकिन इंग्लिश में H इसमें साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है आव से, आव। तो आ से अगर प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है तो इसके आगे एन, तो सिंपली इसका आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, एन आ। ही वॉज गोन अबाउट हाफ एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर गोन फॉर आवर्स एट टाइम। तो एट टाइम एक फ्रेज होती है दोस्तों, एट टाइम एक फ्रेज होती है, तो एट टाइम के बीच में किसी भी प्रकार के आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई शैल नॉट अटेम्प्ट टू गिव अकाउंट ऑफ इट। अब यहां पर ध्यान देना,
अकाउंट, अकाउंट जो शब्द है, अब यहां वोकेबुलरी की बात आ जाती है कि ये जो अकाउंट शब्द है, अकाउंट का मतलब है एक तो खाता, एक अकाउंट का मतलब होता है वर्णन, इंग्लिश में हम बोले तो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर आई शेल नॉट अटेम्प्ट टू गिव एन अकाउंट ऑफ इट, तो यहां वर्णन के संदर्भ में अकाउंट का प्रयोग हुआ है और उसके लिए हम यहां पर एन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम, अभी अभी आपके सामने मैंने जो प्रश्न रखा था वही उसी का एक रिपीट रूप है, लॉन्ग टाइम, इसके साथ में आ जाएगा तो यहाँ अ राइट होगा। ठीक है, ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वी सेट इन साइलेंस फॉर, अब देखो हम साइलेंस जैसे कोई भी बात आई और कोई भी हमारे सामने सदमा लगता है या कोई भी ऐसी नेगेटिव बात होती है, जब हम शांत बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम शांत बैठ गए, तो हमने क्या किया, वी सेट इन साइलेंस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, द फ्यू मोमेंट्स नहीं आएगा। और एक और चीज आपको बता दूं, कंपटीशन में यदि अ फ्यू, द फ्यू और क्रॉस में यानी कि नो आर्टिकल में कंफ्यूजन हो, तो अगर सिंगल सेंटेंस आपको लग रहा है ना, तो उसमें बिना देखे ए भर के आ जाए अ फ्यू। यदि इसके साथ एक और सेंटेंस कनेक्ट करके दिया है तो आप फिर उस सेंटेंस को समझ करके द फ्यू, नो आर्टिकल या ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी रिपीट हुआ है, तो ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन को, इसमें भी द का ही प्रयोग होगा, दैट्स द वे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन अ फ्यू मिनट्स ही रिटर्न टू मी, अगर अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, ही रिटर्न टू मी, ये जो इंगित कर रहा है इसके लिए, और इसको जब डिटरमाइंड करेगा तो ये ना यहाँ ए नहीं आएगा ना ही नो आर्टिकल, और इसके लिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा, यानी कि दो सेंटेंस का प्रयोग ये कर रहा है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं कि अगला वाला जो सेंटेंस है, पीपल इन दैट हाउस, ये पूरा का पूरा एक क्लोज है, वर गोइंग अवे, कि कौन से लोग, वे लोग जो घर में थे, डेफिनेट है, पीपल प्लूरल है। अब मैंने कहा था क्या प्लूरल नाउन के आगे द का यूज हो सकता है, ए और एन का तो होता ही नहीं है प्लूरल के आगे, तो द का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ये वे लोग जो घर में थे, उस घर में वो का क्या हुआ, वो चले गए, तो इसका यहाँ पर द आंसर हमारे लिए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो लुक एट फैक्ट्स अपॉन दिस पॉइंट, तो ये भी हमेशा ध्यान रखना, जैसे वे होता है तो वे के लिए हमने द का प्रयोग किया, तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर तथ्यों की बात कर रहे हैं कि इन तथ्यों की तरफ देखिए, तो जब वो पर्टिकुलर होते हैं तो वो डेफिनेट हो जाते हैं, और जब डेफिनेट हो जाता है कोई नाउन तो उसके लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे फिर वो अनकाउंटेबल हो, तो यहां पर इसका आंसर द हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो इट वॉज बेस्ट थिंग ही कुड डू, तो आपने एक बेसिक सी चीज पढ़ी होगी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। गुड बेटर बेस्ट, गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, तो आई हैव ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट ही कुड इट, तो यहां पर भी देखिए दोस्तों कि ग्रेट जो होता है, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जब हम डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करना सिखा दूंगा, और पॉजिटिव डिग्री में हमेशा ए और एन का प्रयोग ही होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो इट वॉज ओनली फॉर इंस्टेंट, तो ये चीज ध्यान रखना। अब
इंस्टेंट का जो मीनिंग होता है एग्जाम्पल, इट मीन्स आई कैन से इंस्टेंट टेक्स द सिनोनिम एग्जाम्पल। तो जो इंस्टेंट है, उदाहरण हिंदी में बोले तो उदाहरण, और इसका जो पहला अक्षर है वो पहला अक्षर क्या है, वॉवल साउंड दे रहा है ई, और ई के जब साउंड आता है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का। इट मीन्स एन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। But he is good old fellow। तो यहां एक चीज सिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि यहां जो नाउन है हमारा वो है फेलो, और इसका पहला साउंड है फे, और जब पहला साउंड कॉन्सोनेंट होता है तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अगर इसके आगे एडजेक्टिव आ गया ओल्ड फेलो, ओल्ड फेलो, अब नाउन तो इसके लिए आएगा, सॉरी आर्टिकल तो इस नाउन के लिए आएगा, लेकिन यूज होगा इस साउंड के अकॉर्डिंग, और इसका साउंड हो रहा है अ। अब जब अ साउंड होता है तो हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले एन का प्रयोग हो जाएगा। और अगर हम पूरे इस सेंटेंस को देखते हैं, गुड ओल्ड फेलो, तो दोस्तों आर्टिकल तो यहां भी इसी के लिए आएगा, लेकिन इसका जो पहला साउंड है ग है, इसके लिए ए का प्रयोग होगा सॉरी, इसके लिए ए का प्रयोग होगा। तो ये चीज हमेशा समझनी चाहिए, अगर सिंगल नाउन आता है तब पहले के अकॉर्डिंग होगा, जब इसके आगे एडजेक्टिव आ जाए तो इस पहले के अकॉर्डिंग होगा, और जब इसके आगे फिर एक और एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब आ जाए तो इस पहले वाले साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। आपको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बट दैट्स द वे, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका तो सिंपल सा आंसर है हमारे जो हम पढ़ भी चुके हैं, द आंसर है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, शी फेल्ट इट अगेंस्ट हर फेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी रिपीट हुआ है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें बार बार रिपीट हुए हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चंस जो आपके सामने मैंने अभी रखे हैं, इन 20 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आर्टिकल को एक संक्षिप्त रूप से आपके सामने पेश करना चाह रहा था, वही किया। यदि मुझे इस टॉपिक को और डिटेल से आपके सामने रखना चाहिए, यदि आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी सजेशन दे सकते हैं, और इस टॉपिक के माध्यम से इस टॉपिक को और विस्तृत तरीके से खुल करके आपके सामने मैं रख सकूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। मैं DS यादव एक बार फिर से आपका एकलव्य क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और बने रहिएगा हमारे साथ में, आपके लिए और अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।